हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। जो ज्योग्राफी का एपिसोड 1 है, जिसमें हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी यानी कि द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, जो क्लास 6 टू क्लास 12 आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको क्लियर कराएंगे। तो इसमें बेस्ट से बेस्ट तरीका आपके लिए ढूंढा गया है ताकि आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है। मैप को कैसे रीड करना है, मैप कैसे देखते हैं, मैप में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये सब आपका धीरे धीरे आगे आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक जो आपका जीएस बहुत स्ट्रांग बना देती है। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एपिसोड 1, जो धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट होगा और उसका लेवल धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। जिसने अभी ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं किया है, जो ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है कि आप एक बेस से स्टार्ट करें। जल्दीबाजी कभी ना करें, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता है तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम, भले आप 10 बार उसके पेपर दे दो, तो आप यू कांट क्वालिफाइड दोज एग्जाम्स। पहले अपना बेस क्लियर करो। जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यू कैन डू इट, देन यू कैन अप्लाई फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू विल क्वालिफाइड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई फायदा नहीं होता कि आप 100 बार दे दो, 1000 बार दे दो और पैसे फूको, उससे कोई फायदा नहीं होता है। पहले अपना बेस क्लियर करो। बेस क्लियर होता है, देन उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एपिसोड 1 शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 शुरू करने के साथ साथ जो हमारा चैप्टर का नाम ही है सोलर सिस्टम। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम जैसे हम देखते हैं, ये हमने बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं, हमें पता है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है। तो अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करता हूँ, तो जो ये हमारा सन होता है, ये जो सन है ये हमारा सेंटर में होता है। ये सन हो गया सेंटर में। उसके बाद क्या आता है, ये हमारा सन हो गया। उसके बाद जो इसके नियर बाई है वो कौन सा है, हमारा मरकरी, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बुध बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। दूसरे नंबर क्या आता है, वीनस आता है, शुक्र। थर्ड में आती है हमारी अर्थ। ठीक है, जो पृथ्वी है तीसरे नंबर पे आती है। ठीक हो गया। और अर्थ के बाद आता है मार्स, मंगल। और मंगल और जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति, ये मंगल है और ये बृहस्पति है। क्योंकि देखो सारे जो आपके ग्रह हैं क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं, जितने भी ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। ठीक हो गया, इतना तो आप सबको क्लियर है। तो जो मार्स है और जो जुपिटर है, उनके बीच में क्या है, छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो ये भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह। तो इनको क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, यानी कि एस्ट्रॉइड्स। तो ये भी क्या करते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, जुपिटर हो गया। उसके बाद ये सैटर्न, सनी, नेपच्यून और यूरेनस, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून से लास्ट में आता है नेपच्यून आता है। तो ये आपके कितने ग्रह हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ग्रह हमारे ये हुए। पहले प्लूटो भी था। प्लूटो, इसको 2006 में जो इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में, बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो पहले प्लूटो हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे। तो फिर 2006 में जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी इनकी, और तो उसमें अब ग्रह कितने हो गए, हमारे पास 8 हो गए, और प्लूटो जो उसको बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, खगोलीय पिंड। क्या है हमारे पास, खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये होते क्या है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, पहले इनको हम लोग समझते हैं। देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी कि सूर्य, चंद्रमा, वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ से लेके, हमारी अर्थ से लेके जितनी भी चीजें हमें आसमान में दिखती हैं, जो भी हमें क्या होता है, ब्रह्मांड में हर चीज, खगोलीय पिंड, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारा हो, क्षुद्र ग्रह हो, यानी कि उल्का पिंड हो, जो भी है ये क्या है, हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जो भी आसमान में हमें दिखाई देता है। सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, खगोलीय पिंड दिखते हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ठीक, स्टार्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल
बॉडीज कहलाती है। दूसरा आपका नक्षत्र मंडल। ये देखो एक क्लास जो है बेसिकली बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि बहुत से सारे स्टूडेंट क्या होते हैं हिंदी मीडियम होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, बहुत सारे होते हैं इंग्लिश मीडियम, दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेजेस, सो दिस क्लास बेस्ड ऑन बाइलिंगुअल, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इन हिंदी मीडियम ऑल्सो, इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। तो नक्षत्र मंडल यानी कि नक्षत्र मंडल या तारामंडल, नक्षत्र मंडल या तारामंडल। तो देखते हैं इसको क्या बोलता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। पहले यहाँ तक समझते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाते हैं। ठीक है, देखो तारामंडल, आपको स्टार्स दिखते हैं, आपका आसमान में दिख रहा होगा कुछ स्टार्स दिखते हैं हमें। जब कुछ स्टार्स एक कोई शेप बना लेते हैं, सपोज ये कोई स्टार है, बहुत सारे स्टार ने मिलकर क्या किया, एक शेप बना लिया, यानी कि ट्राइंगल शेप इन्होंने बना लिया, ट्राइंगल शेप बना लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, जब स्टार्स क्या करते हैं, एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या करते हैं, कुछ वेरियस पैटर्न बनाते हैं, यानी कि कुछ आकृतियां बनाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, नक्षत्र मंडल या तारामंडल, यानी कि नक्षत्र मंडल या तारामंडल या कॉन्स्टलेशन। ठीक है, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है। जब ये कोई निश्चित आकृति बनाते हैं तब उसको तारामंडल कहते हैं। मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जब स्टार्स वेरियस पैटर्न बनाते हैं, कुछ स्टार से मिलकर यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, कुछ स्टार्स ने मिलकर यहाँ पे कुछ एक सर्कल सा बना दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है, तारामंडल या कॉन्स्टलेशन कहलाता है। आगे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जो अर्सा मेजर है या बिग बियर है वो भी क्या है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि आपने आसमान में देखा होगा, तो कुछ स्टार्स कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाते हैं, और ये जो 7 स्टार होते हैं ये इंडिकेट करते हैं किसको, ध्रुव तारे को। तो सप्तऋषि है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सप्तऋषि कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है, वो किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। तो यहाँ देखते हैं, अर्सा मेजर फॉर अ बिग बियर इज वन सच constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. जो सप्तऋषि है पार्ट ऑफ अर्सा मेजर। क्वेश्चन अगर आता है सप्तऋषि पार्ट ऑफ किसका हो जाएगा, हमारा अर्सा मेजर का हो जाएगा। हम लोग इसमें समझेंगे सप्तऋषि के बारे में। तो देखिए अगला है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमने बहुत बार सुना है, हम बचपन में भी सुनते थे कि ध्रुव तारा होता है, उत्तर में दिखता है, नॉर्थ साइड दिखता है, रात में सबसे ज़्यादा शाइनिंग स्टार होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा, पोल स्टार क्या होता है, इन एंसेंट टाइम people used to determine directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. क्या बोलता है, प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करने के लिए। उस टाइम भी क्या होता था, जैसे हमें किसी एरिया में, कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में हमें कहीं जाना है, तो रात का टाइम है, तो उस टाइम पे क्या था, कोई ऐसे डायरेक्शन मेजरमेंट टूल्स हमारे पास थे नहीं। तो लोग क्या करते थे, जैसे हमें आसमान में स्टार दिख रहा है, तो ये नॉर्थ साइड हमें कोई स्टार दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टार है, तो ये हेल्प करता था लोगों को कि ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ की डायरेक्शन बताने के लिए। नॉर्थ की डायरेक्शन बताने के लिए ये स्टार हेल्प करता था। इसे क्या बोला गया है, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। अब जो हम सप्तऋषि की बात कर रहे थे, ये देखो ये 7 तारों का समूह है, 1 2 3 4 5
6, 7, यानी कि ये कैसे एक आकृति बना रहे हैं, कुछ इस तरह की आकृति बना रहे हैं। और ये इंडिकेट किसको करता है? ये इंडिकेट करता है आपके नॉर्थ स्टार को, यानी कि ध्रुव तारे को। जो सप्तऋषि है वो किसको इंडिकेट करता है? ध्रुव तारे को इंडिकेट करता है। सप्तऋषि तारामंडल है, यानी कि कॉन्स्टलेशन है, वो किसको इंडिकेट करता है आपको? नॉर्थ स्टार, यानी कि ध्रुव तारे को इंडिकेट करता है। तो ये था हमारे ध्रुव तारे के बारे में। अगला हमारे पास है ग्रह। ग्रह है तो ये क्या बोलता है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितना है? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। अरुण और वरुण। जो हमारा सौरमंडल है उसमें टोटल कितने ग्रह हैं? अभी प्लूटो को हटा दिया, हमारे पास कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। जो हमने अभी शुरू में सोलर सिस्टम देखा था, सन क्या था? सेंटर में था। उसके बाद आपका क्या आता है? बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। और जो मार्स यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे क्या एक आती है? एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, छोटे छोटे। इसमें क्या है आपके? क्षुद्र ग्रह हैं, जो ये भी सन का चक्कर लगाते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आगे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जितने भी 8 के 8 ग्रह हैं क्या करते हैं? एक निश्चित पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ये क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं क्या कहते हैं? ये कक्षा में, एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, वो कौन सा आता है आपका? मरकरी, यानी कि बुध है सबसे नजदीक। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से 88 दिन लगते हैं। ये सबसे नजदीक है तो सबसे जल्दी भी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अपनी अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 दिन लगते हैं। और जो बुध है उसको कितना टाइम लगता है? 88 डेज लगते हैं, यानी कि 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है दीर्घ वृत्ताकार पथ में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो शुक्र है, ग्रह है, उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। जुड़वा ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुक्र जो है और पृथ्वी जो है आकार आकृति में लगभग क्या है? एक दूसरे के समान है। ठीक है। डिफरेंस क्या है? अर्थ में आपका, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जीवन है, और वहां पे जीवन नहीं है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रह कितने थे? 9 थे। तो 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इनकी जो बैठक हुई थी उसमें प्लूटो को क्या बोला गया? प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब हमारे पास ग्रह कितने हो गए? अब हमारे पास ग्रह रह गए 8। प्लैनेट। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the Sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो ये क्या बोलता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट हैं? आपके 8 प्लैनेट हैं, जिनका जो सीक्वेंस है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun. My very efficient mother just served us nuts. इसका मतलब हो गया कि M से आपका मरकरी आ गया, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. इसको याद करने का तरीका है जो एनसीईआरटीज में आपको दे रखा है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. जो 8 के 8 आपके जो प्लैनेट हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो एक फिक्स पाथ में चक्कर लगाते हैं. These paths are elongated. They are called orbits. जो orbits है
वो एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग विथ ऑर्बिट्स, जो क्या करते हैं अपने ऑर्बिट में 88 डेज में सूर्य का पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। अर्थ को लगते हैं 365 डेज, और जो आपका मरकरी है वो कितने डेज में पूरा कर लेती है, 88 डेज में, टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस जो है शुक्र ग्रह, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विंस बोला जाता है, बिकॉज इट्स साइज शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो वीनस है उसका जो शेप है, जो साइज है, वो सिमिलर किसके है, अर्थ के सिमिलर, इसको उसको अर्थ का ट्विंस यानी कि पृथ्वी की जुड़वा माना जाता है, कहा जाता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2016 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अभी 2006 तक जो प्लूटो था उसको भी क्या कंसिडर किया गया था, एक प्लैनेट के तौर पे उसे रखा गया था। हावर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU, अगर फुल फॉर्म आता है, आप यहाँ से भी इसको, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हैं तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसकी फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी अभी जो आपको फुल फॉर्म्स जो आती हैं बुक्स, जो एग्जाम्स में आते हैं, वो कहाँ से आता है हमें समझ नहीं आता। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी फुल फॉर्म्स हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मिल जाती है। तो देखिए IAU का मतलब क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर celestial objects like discovered in recent past may be called dwarf planets। जो प्लूटो है उसको क्या बोला गया है, dwarf planet बोला गया है, यानी कि बौने ग्रह के रूप में इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सौरमंडल। देखिए सौरमंडल, सौरमंडल क्या होता है, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सोलर सिस्टम, जैसे ये क्या हो गया, आपका सन हो गया सेंटर में, सन के बाद मरकरी, बुध, शुक्र, वीनस, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उपग्रह, इनके उपग्रह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा हो गया, तो इनके उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक पट्टी दिखती है आपको, वो क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह। और उल्का पिंड, यहाँ कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपको मिलते हैं, ये सारे उल्का पिंड होते हैं जो मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है, आपका सौर परिवार कहलाता है, जिसका मुखिया, जो इनका हेड है, वो कौन होता है, यहाँ पे सूर्य होता है। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head। ठीक है, जो सूर्य होता है क्या होता है, इनका मुखिया होता है। तो सौर मंडल देख लिया हमने, है ना, सोलर सिस्टम। अब देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य क्या होता है, हमने देखा था जो सन है, सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो ये सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि सूर्य के ऊष्मा का क्या करता है, उत्पादन करता है। जैसे सन है, यहाँ से क्या निकलती है, हीट निकलती रहती है, हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और देखो अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर।
इतनी ज़्यादा ये दूर है। और जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, सनलाइट को अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है? ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में जैसे ही सूर्योदय होता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड्स में ये जो सनलाइट होती है, सूर्य की किरणें होती है, वो अर्थ तक पहुंचती है। अब देखो सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन कैसे होता है, सूर्य में ऊष्मा कैसे आती है। मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको रब कर लूँ। देखो ये हमारा सन है। अब इसके अंदर ऊष्मा कैसे आएगी? इसके अंदर ऊष्मा आती है नाभिकीय संलयन से। आपने पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। अब ये होता क्या है? देखो इसमें होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो यहाँ पे क्रिया होती है, उसके द्वारा सूर्य के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं, जो हाइड्रोजन के अणु हैं, हाइड्रोजन के अणु मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं। हीलियम हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम के अणु बनाते हैं, जो जिसमें अधिक ऊष्मा व ऊर्जा उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? अणु दूर दूर हो जाते हैं, अणु दूर दूर हो जाते हैं नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय संलयन में क्या होते हैं? हाइड्रोजन के अणु इसमें आपस में मिलते हैं, आपस में चिपकते हैं। ये क्या बनाते हैं? हीलियम के अणु बनाते हैं, जो अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या होती है? सूर्य के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है। अभी तो ये बेसिक से क्लास है, तो धीरे धीरे हम इसमें लेवल बढ़ेंगे तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो ये हो गया। और सूर्य का सनलाइट आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और देखो क्वेश्चन बन गया, सनलाइट को पृथ्वी में आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। और अर्थ से सूर्य की दूरी कितनी होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 150 मिलियन, इतनी दूर है। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। हमने अभी देखा था जो सूर्य है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये किससे बना है? बहुत सारे एक्सट्रीमली जो गर्म गैस हैं उनसे बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट द सोलर सिस्टम। देखो जो सन होता है, जो सन है वो क्या करता है? एक पुलिंग फोर्स लगाता है। जितने भी इसके ग्रह चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जितने भी इसके चक्कर लगाते हैं, वो क्या करता है? एक पुलिंग फोर्स से इनको बांधे रखता है। और इसी वजह से क्या करते हैं? जो सारे ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। देखो जो अर्थ भी है उसके लिए एक अल्टीमेट सोर्स क्या है? सूर्य है, जिससे हमें रोशनी मिलती है, उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है और गर्मी आती है। अगर सन में हीट नहीं होती, अगर सन के अंदर हीट नहीं होती तो क्या होता? अर्थ में रहना मुश्किल होता। यहाँ पे जो लाइफ होती है वो लाइफ नहीं हो पाती, लाइफ नहीं होती। और बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. जो sun है वो कितनी दूर है हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए हमें क्या होता है? उसकी हीट उतनी ज़्यादा में इफेक्ट नहीं करती है। जो अब है धीरे धीरे जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो अर्थ पे बनते जा रहा है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। CO2 क्यों जरूरी है? थोड़ा बहुत इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं हल्का सा इसको रब कर देता हूँ। देखो CO2 सपोज ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ का सरफेस है, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या होता है? CO2 की लेयर बनी है, ये कुछ पार्टिकल्स हैं CO2 हमारे इन्वायरमेंट में फैली हुई है। तो यहाँ सन है, सन से कुछ हीट आएगी, प्रकाश आएगा। तो सन की जो हीट होती है वो
अर्थ के अंदर आ तो आराम से जाती है, जब ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो इसकी लेयर बनी रहती है, ये क्या करती है, कुछ इसकी हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जाने देती। क्योंकि अगर हल्की हल्की लेयर फैली है तो ये क्या करेगी, कुछ हीट को अंदर ही रख लेगी, कुछ हीट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। अब देखो जैसे जैसे क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा, यानी कि पार्टिकल्स इसके क्या होंगे, ये लेयर थोड़ी थिक हो जाएगी, थिक हो जाएगी, है ना, थिक हो जाएगी। तो अब यहाँ से जो सनलाइट आएगी, जो हीट आएगी, हीट अर्थ में तो आएगी, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये सारी हीट बाहर नहीं जा पाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, अर्थ में ये फैलेगी। इससे क्या होगा, आपका जो हीट है, जो हीट है वो बढ़ जाएगी अर्थ की, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, जो आजकल हो रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जिससे क्या होता है, हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वो सारी हीट बाहर नहीं जा पाती है। बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो हम लोग पेड़ों को काटते हैं या कचरा फैलाते हैं या आग वगैरह लगती है, और बड़ी बड़ी जो मिल्स हैं, फैक्ट्रीज है, जो उनका स्मोक आता है, जो धुआं आता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है। CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो जो सनलाइट आ रही है, जो गर्मी सूर्य से आ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर सारी बाहर नहीं जा पाती। कुछ बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो यहाँ से सनलाइट आएगी और सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो क्या होगा, अर्थ में लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्योंकि देखो अर्थ इतनी ठंडी हो जाएगी, जब तक सूर्य की लाइट आ रही है, जब तक सूरज दिख रहा है तब तक तो आएगी, लेकिन जबकि रात के टाइम रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे इतनी ठंड हो जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत CO2 जो नेचुरली जो प्रकृति ने जो रख रखी है वो ठीक है, हम अपनी तरफ से उसको ना बढ़ाएं ना बिगाड़ें, क्योंकि वो हमें ही कल के दिन इफेक्ट करेगी, जैसे हम अभी देख रहे हैं। अगली बात करते हैं हम अपनी अर्थ के बारे में। जो अपनी प्यारी सी पृथ्वी है, उस अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें जीवन मिलता है, हर तरीके के हमें पेड़ पौधों से लेके, इंसान से लेके, जानवर से लेके, पशु पक्षी से लेके, सब यहाँ पे जिनका जीना बहुत संभव है। देखो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जो हमने सोलर सिस्टम देखा था, यहाँ पे सन था, और यहाँ से पहला मरकरी, बुध, शुक्र, और थर्ड नंबर पे क्या थी, अपनी पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में, साइज में ये कौन सा है, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी है। जो अपनी अर्थ का शेप है, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, चलिए मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ यहाँ पे बनाने की। तो ये क्या है, ध्रुवों में थोड़ी सी चपटी है। जो पोल्स हैं यहाँ और यहाँ, ये थोड़ी सी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार है, गोल बोलते हैं, कोई चपटा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इसका जो आकार है उसको क्या बोला जाता है, भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी का एक अपना आकार है जिसे भूभाग कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जो अर्थ में है, अर्थ में 2/3 यानी कि 2/3 भाग क्या है, पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। तो ये जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये कैसा दिखता है, नीला ग्रह। क्वेश्चन अगर यहाँ पे बन जाता है तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, वो कौन है, अपनी पृथ्वी है। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ क्या है, थर्ड नंबर का नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ से। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इन साइज के अकॉर्डिंग ये क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये क्या है, पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है, चपटी है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। जो इसका शेप है उसको क्या कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। जियोइड शेप की है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी का अपना आकार। Conditions favorable to support life are probably found only the earth. The earth is neither too hot nor too cold. अर्थ क्या है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी है।
इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। इसमें क्या है, पानी है, वायु है, जो हमारे सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी वजह से यहाँ पे पानी है, वायु है, ऑक्सीजन है, हर तरह के गैसेज हैं जो हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिक प्लैनेट ऑन द इन द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू because it 2/3 surface is covered by water. It is therefore called the blue planet. जो हम देखते हैं स्पेस से, अगर देखा जाता है अर्थ को तो क्या लगता है, वो ब्लू लगती है। ब्लू प्लैनेट अर्थ को बोला जाता है क्योंकि उसके 2/3 पार्ट में क्या है, पानी है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। चंद्रमा की यानी कि मून की बात करते हैं। देखो मून दिख रहा होगा आपको। मून की बात करते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। जो अर्थ का जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, वो अर्थ की कौन सी है, मून है, यानी कि चंद्रमा है। एक ही उपग्रह है अपनी पृथ्वी के पास। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। जो मून है वो क्या है, अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमें रात को जब चंद्रमा दिखता है तो वो बिगिन साइज दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सूर्य कितने दूर था, सूर्य दूर था अर्थ से कितना, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर था। और जो चंद्रमा है वो कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो इसलिए चंद्रमा क्या दिखता है, हमें बड़ा दिखाई देता है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 17 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन अगर बनता है तो कितने दिन में, सॉरी 27 दिन में पूरा करता है, तो कितने दिन में पूरा करता है, 27 डेज में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। देखो अब इसकी खासियत क्या है, इसकी खास बात क्या है, जो ये मून है ये अर्थ का चक्कर तो लगा रहा है, अर्थ के चारों ओर तो घूम रहा है। ये क्या कर रहा है, जैसे ये अपनी अर्थ है, ये अर्थ होगी, इसके चारों तरफ तो घूम रही है। कितने दिन में पूरा करता है, अर्थ का एक राउंड पूरा करता है 27 दिन में, और 27 दिन में पूरा करता है। और ये अपने ही अक्ष में घूमता है, ये भी गोल गोल घूमती है, ठीक है, ये भी अपने अक्ष में घूमती है। तो अपना चक्कर भी कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। यानी कि अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में और अपना एक चक्कर पूरा करने में ये दोनों में इक्वल टाइम लेता है, 27 डेज का। अपने अक्ष पर चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। देखो अब इसको समझाने के लिए, ये अर्थ हो गई और ये इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, दिख रहा है ना। तो देखो अर्थ सूर्य के चक्कर लगा रही है, सन के चक्कर लगा रही है, और अपने अक्ष में भी घूम रही है। और चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और अपने अक्ष में भी घूम रहा है। ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगा रहा है और अपने अक्ष पे भी 27 दिन में ही घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो चंद्रमा का है सिर्फ एक साइड ही हमें हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है। अर्थ एक तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, दूसरे क्या कर रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो 24 घंटे में अपने अक्ष में घूम रही है और 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा रही है। वैसे चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, दोनों चक्कर लगा रहे हैं। और 27 दिन में वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, 27 दिन में अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। तो जितना पृथ्वी घूमेगी उसके अकॉर्डिंग ही जो चंद्रमा का क्या होता है, एक ही सरफेस यानी कि एक ही साइड में दिखाई देती है हमेशा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। कभी आपने रात को गौर किया होगा, ये जो मून है इसमें आपको कुछ गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं, कुछ गड्ढे गड्ढे से दिखते हैं। हम लोग जो बोला जाता था, जो हम बचपन में अब कहानियां सुनते थे, वो क्या बोलते थे कि चंद्रमा में दाग है। बहुत सारे उसमें अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग बनती है कहावत है। तो चंद्रमा में दाग है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत हैं। तो जब सूर्य की लाइट पड़ती है तो इसकी क्या बनती है, छाया बनती है, और ये छाया हमें दिखाई देती है। जब पूर्णिमा के दिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें चांद क्या होता है, क्लियर पूरा दिखाई देता है। तो इसकी जो छाया होती है वो भी क्लियर दिखाई देती है।
The moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around the Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of Moon is visible to us on the Earth. समझ में आया? The Moon does not have conditions favorable for life. It has neither water nor air. वहाँ पे क्या है? ना पानी है ना हवा है. It has mountains, plains and depressions on the surface. These cast shadows on the moon surface. Look the full moon and observe these shadows. यहाँ पे क्या होता है? देखो क्लियर ये हो गया कि जो चंद्रमा है वो हमसे कितनी दूर है, अर्थ से कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम अस. अब वहाँ पे क्या होता है? ना पानी है, ना वायु है, ना एयर है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ नहीं है, कोई भी लाइफ नहीं है. हमें उसके सरफेस पे क्या दिखते हैं? डिप्रेशंस दिखते हैं, प्लेन्स दिखता है और उसकी शैडो बनती है. उसकी शैडो बनती है तो हमें चंद्रमा में क्या दिखते हैं? दाग धब्बे से हमें नजर आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्षुद्र ग्रह. तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं. जैसे सन है, सोलर सिस्टम देखा था हमने, यहाँ पे सन था, ये सूर्य था, फिर बुध था, शुक्र था, पृथ्वी थी, मंगल था, मंगल के बाद यहाँ पे जुपिटर था, और इसके बीच में एक हमें पट्टी दिख रही थी, क्षुद्र ग्रह पट्टिका जिसे बोलते हैं. यहाँ पे हमें एक पट्टी दिख रही थी. इनको क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है. ये भी क्या करते हैं? ये भी इन ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, यानी कि ये इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं. ये मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, इनके बीच में ये एक अपनी पट्टी बना के चलते हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए. साइंटिस्ट क्या मानते हैं? यहाँ पे कोई ग्रह रहा होगा जिसमें किसी न किसी तरीके से इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद जो उसके पार्टिकल्स हो गए, जो उसके कण हो गए, जो उसके टुकड़े हो गए, ये बिखर गए. तो क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? अपनी इसी पट्टी में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या था? कोई ग्रह होता होगा जो किसी विस्फोट के कारण टूट गया और उसके पार्टिकल्स बिखर गए. Asteroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. बहुत सारे tiny bodies क्या होते हैं? sun के अराउंड चक्कर लगाते हैं. These bodies are called asteroids. ये क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉइड कहलाते हैं. They are found between the कहाँ पे अब मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. साइंटिस्ट क्या मानते हैं? यहाँ पे कोई प्लेनेट रहा होगा जिसमें कोई विस्फोट हो गया, उसके बाद इसके पार्टिकल्स क्या हो गए? बिखर गए इधर उधर. जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था. देखिए ये सोलर सिस्टम है. इस सोलर सिस्टम में यहाँ पे सन हो गया, ये सन है अपना, और जो मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में आपको ये पट्टी दिख रही है, ये आपके क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह पट्टी. तो साइंटिस्ट ने क्या माना है? यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई ग्रह रहा होगा यहाँ पे कभी, तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले इसमें क्या हो गया? कोई विस्फोट हो गया जिसकी वजह से इसके पार्टिकल टूट गए. उसी फोर्स के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे हैं? अब एक निश्चित कक्षा में एक अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. तो इन्हीं को क्या बोला गया है? क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्टेरॉइड्स. उल्कापिंड. अब उल्कापिंड समझते हैं. सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं. अब एक तो था हमारे पास क्षुद्र ग्रह, और दूसरा क्या है? उल्कापिंड.
उल्का पिंड, दोनों में डिफरेंस पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस करते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पे पृथ्वी के गिरने की होती है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, कोई मेटेराइट्स यानी कि कोई उल्का पिंड क्या कर रहा है, पृथ्वी पे गिरने वाला है। बहुत सारी न्यूज में आता है ये कोई ना कोई उल्का पिंड क्या हो रहा है, आसमान से पृथ्वी पर गिरने वाला हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखो ये है हमारा मेटेरॉइड यानी कि उल्का पिंड। ये क्या होता है, कभी ऊपर से टूटता है, टूटने के बाद ये पृथ्वी पर आना शुरू हो जाता है। अब पृथ्वी पर जैसे ही आते हैं, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, पृथ्वी में आते क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ये उल्का पिंड क्या होता है, घर्षण होता है इसमें वायु का और इसका। जब बहुत फोर्स से वायु के साथ ये टकराएगा तो क्या होगा, इसमें घर्षण होगा। जो इस घर्षण के कारण क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, जिसकी तरह से इसमें जलना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है। कभी कभी उल्का पिंड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, कभी कभी बिग साइज के होते हैं। तो ये पृथ्वी के सरफेस में जल तो जाते हैं, लेकिन बिना जले क्या होता है, इसके सरफेस से टकरा जाते हैं। तो जैसे इसके सरफेस से पृथ्वी के किसी भाग में गिरते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत नीचे तक ये गड्ढा बना देते हैं। क्योंकि बहुत स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा तेज होती है, जब ऊपर से कोई चीज़ इतनी स्पीड से आएगी तो बहुत ज़्यादा तेज स्पीड होती है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, पृथ्वी का अगर सरफेस में टकराती है तो गड्ढे बन जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत से बार, ये बहुत रेयर केस ही होता है कि कोई उल्का पिंड क्या होता है, पृथ्वी पर टकराता है। वरना जो पृथ्वी के सरफेस में आगे जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, जिसकी वजह से आसमान में ही जल जाते हैं और वहीं नष्ट हो जाते हैं। Meteoroids. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. जो सूर्य के चारों जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मूव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होते हैं, अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं मेटेरॉइड्स, और क्या होता है, इनका लगता है कि ये ड्रॉप करेंगे अब अर्थ के ऊपर। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विच द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। ये क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है एयर और मेटेरियल्स के बीच में, उससे क्या होते हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। कभी कभी क्या होता है, ये बिना जले ही पृथ्वी पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा गड्ढे बना देता है, बहुत बड़े गड्ढे बना देता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, यानी कि मेटेरॉइड्स बोलते हैं। अब देखो एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स में क्या अंतर होता है, यानी कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, जहाँ पे हमारा सन है, सन के चारों ओर एक कक्षा में, यानी कि एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। अभी हमने देखा था सोलर सिस्टम एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से फैले रहते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में। तो यही डिफरेंस है इनमें, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या उल्का पिंड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं। कभी कोई प्लेनेट रहा होगा, उसके टूटने से ये छोटे छोटे टुकड़े क्या हो गए, एक तो निश्चित ऑर्बिट में घूमने लग गए, एक फिक्स ऑर्बिट में घूमने लग गए, और कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे बिखर गए। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को उल्का पिंड या मेटेरॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट है, फैक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो जैसे हमने चंद्रमा पढ़ा था, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को क्या किया था, चंद्रमा के सरफेस पे कदम रखा था। चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 21 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को चंद्रमा पे गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप अपॉन द सरफेस ऑफ मून। जिन्होंने क्या किया था, स्टेप मतलब चंद्रमा पे सबसे पहले ये व्यक्ति चंद्रमा पे गए थे। तो दोस्तों ये था ज्योग्राफी एपिसोड 1। अब मिलेंगे एपिसोड 2 में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
press the subscribe or like button and share this video to your colleagues. Thank you so much. Have a nice day.